हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीपेट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है और इसको पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये वीडियो में आपको बहुत हेल्प होगा। इस वीडियो से पूरा देखना, क्या करना है जीपेट के लिए, क्या नहीं करना है, सब टिप्स मैं आपको देता जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि मेरा सबसे पहले कहूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि हम किसी भी एग्ज़ाम देने से पहले उसका बैकग्राउंड जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। कि क्या होता है, वो एग्ज़ाम क्या है, उसका पैटर्न क्या है, सब कुछ जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप इजीली उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयार हो सकते हो और अच्छे से आप एग्ज़ाम दे सकते हो और शायद आप उस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर लें। तो सबसे पहले हम बात करके जीपेट होता क्या है, क्योंकि जो लास्ट ईयर में होंगे उनको ज़्यादातर सबको पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड ईयर में आए हैं स्टूडेंट्स उनको शायद ना भी पता हो जीपेट होता क्या है। तो जीपेट में जी का मतलब ग्रेजुएट होता है, पी का मतलब फार्मेसी, ए मतलब एप्टीट्यूड और टी मतलब टेस्ट होता है। ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जीपेट होता है। उसको हिंदी में अनुवादन करें तो स्नातक फार्मेसी रुचि परीक्षा भी उसको बोला जाता है। ठीक है, एक क्यों इधर मैंने अनुवाद किया है वो आपको आगे समझ में आएगा वीडियो में। मैं आपको पीछे बताऊंगा कि क्यों इस शब्द का मैंने प्रयोग किया है इधर। और जो जीपेड होता है एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, नेशनल टेस्ट क्या होता है कि नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एम्फाम में आपको एंट्री लेने के लिए। ठीक है, तो ये थी एग्ज़ाम, ये जीपेड था। लेकिन ये जीपेड कंडक्ट कौन करवाता है, मन में सवाल होगा कि जीपेट कौन कंडक्ट करता है, कौन उसके पेपर से निकालता है। तो जीपेट 2018 और उससे पहले की बात करें तो एआईसीटी इसका कंडक्ट बॉडी था, वो एग्ज़ाम लेता था। एआईसीटी मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और 2019 से और 2022 तक और 2023 में भी एनटीए मतलब कि अब तक एनटीए ने एनटीए एग्ज़ाम लेता है 2019 से, और 2023 का पेपर जो होगा 23 का वो भी एनटीए ही कंडक्ट करवाएगा। एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट्स। कि आप बोलोगे कि हमको जीपेट हम क्वालिफाई किया तो क्या बेनिफिट मिलेगा, हमको जीपेट क्यों क्वालिफाई करना है, जीपेट क्वालिफाई करके हमको क्या मिलेगा। तो सबसे पहला, सबको पता है जीपेट क्वालिफाई करने पे क्या होता है। आपका पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर आपने जीपेट क्वालिफाई किया तो एमफार्म कॉलेज के लिए अब जब आप एमफार्म कॉलेज करोगे तब आपको 12,400 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि जो भी अगर आपने जीपेट क्वालिफाई किया है तो सभी अच्छी कॉलेजेस मतलब कि इंडिया की सभी अच्छी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छे से अच्छी कॉलेजेस में जो टॉप 10 कॉलेजेस आती है इंडिया की, उसमें आप एम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर, ये एंट्रेंस देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो जीपेट क्वालिफाई। नाइपर में अगर आप जीपेट क्वालिफाई है तो ही आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। नाइपर कई बच्चों का, पूरे इंडिया में कई बच्चों का ड्रीम है नाइपर, कि नाइपर से हमको यूनिवर्सिटी पढ़ना है, क्योंकि उसका पूरा नाइपर का एटमॉस्फियर, नाइपर की फैकल्टीज, नाइपर के प्रोजेक्ट्स, रिसर्च सभी इतने बढ़िया है कि सबका ड्रीम होता है, सभी बी फार्मा स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि हम एम फार्म नाइपर से करेंगे। लेकिन कब करेंगे, जब आप जीपेट क्वालिफाई करोगे। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में भी, रिसर्च प्रोजेक्ट में जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो उसमें भी जा सकते हैं, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। वर्क आप एज अ वर्क एज अ JRF प्रोजेक्ट फेलोशिप के एज अ वर्क कर सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में वर्क कर सकते हैं, उस उधर भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा। फिर ये तो मैंने 4 लिखे, लेकिन उससे भी कई कई ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप एमफार्म करने के बाद आपको पीएचडी करने के लिए जीपेट क्वालिफाई का सर्टिफिकेट लगेगा, वहाँ पर भी आपको ज़रूर होगा।
तो वहाँ पर भी आप वो दिखा सकते हैं जीपेट क्वालिफाई, उससे भी आपको बेनिफिट्स होगा। उसके बाद फार्माको विजिलेंस और मेडिकल कोडिंग के जो भी होते हैं जॉब्स, उसमें भी वो लोग जीपेट क्वालिफाई को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। उसके बाद बात करूँ तो जिन लोगों को एकेडमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो जा सकता है। जिन लोगों को एकेडमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो जा सकता है, ठीक है। तो ये सब होता है कुछ बेनिफिट्स। तो आपको बेनिफिट्स पता चल गया, आप बोलोगे अरे भाई बेनिफिट्स अच्छा है, सभी बहुत अच्छा अच्छा कुछ मिल रहा है, तो एलिजिबिलिटी क्या है हमारे को, हम कब एलिजिबल हो गए इसको देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी, आपको बीफार्म डिग्री आपके पास होनी चाहिए 4 ईयर आफ्टर 10+2 इंक्लूडिंग लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये आपने बीफार्म की डिग्री ली है या फिर आप 4th ईयर में हो, बीफार्म 4th ईयर में हो, तो आप जीपेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कि इतनी एज, आप कोई भी एज में आप जीपेट दे सकते हो। नो एनी अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, मतलब कि अटेम्प्ट भी ऐसे नहीं है कि आपको इतने अटेम्प्ट ही आपको देने, आप कितने भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर कोई स्टूडेंट्स होते हैं कि 3rd सेम में वो एग्ज़ाम देते हैं और 3rd सेम में कभी कभी वो लोग क्वालिफाई भी हो जाते हैं, लेकिन क्या 3rd सेम में क्वालिफाई हुआ वो रिज़ल्ट आपका एमफार्म के लिए चलता है? तो जी नहीं, आपका एमफार्म के लिए वो क्वालिफाई वाला रिज़ल्ट नहीं चलेगा, आपको 4th ईयर में आके ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप 4th ईयर में होने चाहिए। और फॉर्म में जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तब भी आपको वही पूछा जाता है कि क्या आप 4th ईयर में हो, आप उस टाइम उसमें ही टिक करते हो तो आप इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग दोगे, तो आप कैसे एलिजिबल हो गए एमफार्म एडमिशन लेने के लिए 3rd ईयर में क्वालिफाई होने के बाद, ठीक है। तो आपको 4th ईयर में क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड अलाइड सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें तो 38 क्वेश्चंस आते हैं। 38 क्वेश्चंस 152 मार्क्स का रहता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपका आएगा मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये आते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, और फिजिकल केमिस्ट्री ये होते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स की बात करो और उसके अलाइड सब्जेक्ट की, तो उसमें 38 क्वेश्चंस आते हैं और 152 मार्क्स का रहता है। तो फार्मास्यूटिक्स की कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो फर्स्ट सेम का जो फार्मास्यूटिक्स था वो, उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद फिजिकल फार्मेसी, आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद इंडस्ट्रियल फार्मेसी, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, ये सब आपके फार्मास्यूटिक्स में आते हैं। फार्माकोग्नोसी की बात करें तो फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री वो आएगा फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री में, और उसके साथ आपका आएगा कौन सा, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। हाँ, और फार्मास्यूटिक्स में और एक सब्जेक्ट बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स वाला सब्जेक्ट भी फार्मास्यूटिक्स में आता है। उसके बाद फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी में आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी HAP, पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी आएगा, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स आएंगे। और दूसरे सब्जेक्ट कभी कभी ज्यूरिस्प्रूडेंस भी अदर सब्जेक्ट्स में आता है, तो वो ध्यान रखेगा। तो आपके फार्माकोग्नोसी की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का होगा जो 40 मार्क्स का होगा। फार्माकोलॉजी की बात करें तो 28 क्वेश्चन आएंगे, 112 मार्क्स का होगा। अदर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो 11 क्वेश्चन आएंगे, 44 मार्क्स का। ऐसे आपका 5 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइडेड होगा। उसके बाद क्या होगा कि 125 क्वेश्चंस, उसके टोटल आपको 125 क्वेश्चंस हो गए और 500 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, ठीक है।
तो क्या होता है एग्ज़ाम पैटर्न, आइए देखते हैं कि एग्ज़ाम मोड क्या होता है। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल क्वेश्चंस आपके 125 मिलते हैं, आपको 125 क्वेश्चंस मिलते हैं। उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या है आपका, तो आपकी टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो 180 मिनट्स होते हैं। 3 आवर्स है, मतलब कि बहुत ही ईजी है। 180 मिनट्स में आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जबकि आप नीट में कितने करते थे, 180 क्वेश्चन करते थे नीट में, ठीक है। 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स में किए थे आप लोगों ने। तो नीट में यही था, लेकिन आप 3 आवर्स में 125 क्वेश्चन इजीली कर सकते, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा मिलेगा, 1.5 मिनट जितना आपको टाइम मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और ये जो पूरा टेस्ट होता है वो पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए आगे देखते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या रहती है। 125 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मार्किंग स्कीम क्या है कि एवरी क्वेश्चन के 4 मार्क्स रहेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके मतलब कि एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स रहेगा। अगर आपने करेक्ट आंसर कर दिया, आपका आंसर मतलब कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, ठीक है। आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, और आपको एक अप्रोप्रिएट अच्छा आंसर सिलेक्ट करना है उसमें से, ठीक है, ताकि आपका मार्क्स डिडक्ट ना हो बने। उस हिसाब से आपकी एक्यूरेसी अच्छी रखें, ज़्यादातर रॉन्ग आंसर ना हो, इसका ख्याल रखें हमेशा जीपेट में। आपका अगर राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर हुआ है तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि आपने 60 अटेम्प्ट किए हैं और 40 आपके राइट है, तो 400 इंटू 4 होगा 160। आपका 20 रॉन्ग हुआ है तो 20 इसमें से माइनस होगा, ठीक है। 160 में से आपका 20 मार्क्स जाएगा तो 140 मिलेगा आपको। ऐसे होता है पूरा कैलकुलेशन, मतलब कि 1 मार्क्स आपको जो मिला है उसमें से माइनस होगा। ये थी मार्किंग स्कीम। जीपेड एग्जाम के फॉर्मेट की कुछ बात करें तो एग्जाम टाइम मैंने बताया वैसे ऑनलाइन होगा। 125 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स आपका 500 होगा, और 3 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। तो 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है। और इसका टेस्ट का डेट कब रहता है, ये टेस्ट कब आता है, जनवरी और फरवरी में आता है यूजुअली, लेकिन पिछली बार अप्रैल में गया था। हो सकता है इस बार इतना लेट नहीं जाएगा, फेब्रुआरी में शायद आ जाए, फेब्रुआरी मार्च में आ जाएगा। तो ये होगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका बहुत ही बड़ा है। सिलेबस इसका बहुत ही बड़ा है, मतलब आपने 1 से लेके 4 साल तक जितने भी आपके बीफार्म टॉपिक्स हैं सभी इसमें कवर हो जाते हैं, कुछ भी नहीं छूटता, पूरा कवर हो जाता है इसके सिलेबस में। तो आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि अब तक इतने सालों में भी जितने लोग टॉपर किया है, मतलब जिसने फर्स्ट रैंक लाया है, वो भी कभी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकता जीपेट का। ये मैं आपको बता दूं, जीपेट का सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता। वो बात हम आगे करेंगे। स्कोर कार्ड वैलिडिटी की बात करें तो 3 इयर्स तक आपका ये स्कोर कार्ड चलता है पीजी के लिए। और उसके बाद आपको पीएचडी डिग्री में रजिस्ट्रेशन के लिए जब आपको स्कोर कार्ड चाहिए तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, यही जीपेट क्वालिफाई कार्ड स्कोर कार्ड का, ठीक है। एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स अपेयर्स, मतलब कि एवरी ईयर कितने स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं एग्जाम में, तो 45,000 से 50,000, मतलब कि 50,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर अपेयर होते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। 50,000। देखिए बात करूँ तो एग्ज़ाम कुछ इतना टफ होता नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस पे होता है पूरा एग्ज़ाम। जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जिनका 1 से 4 साल के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो लोग ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर जाते हैं, अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हैं वो लोग जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस पे रहता है। आपने अगर थियरी में 1 से 4 साल की थियरी में अगर रट्टा मारा है तो फिर आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है पेपर, लेकिन जो कॉन्सेप्ट से गए हैं, कॉन्सेप्ट समझे हैं, उनके लिए कभी पेपर भारी नहीं होगा। वो लोग अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं पढ़ेंगे, पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से सब करना है, पूरा फोकस आपको अपने जीपेट पे रखना है। आगे हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे लेकिन इधर मैं आपको, मेरे पास कुछ एनालिटिकल डेटास हैं, मेरे पास कुछ डेटा है, वो मैं आपको बता दूं कि बिटर है, कड़वा है, पर हाँ सच है, जीपेट में ये होता है।
2018 की बात करें तो कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया? 35,900 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। उसमें कितने अपियर हुए? 34,743 और उसके क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं 2,858 जो कि था 8.23% स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। इतने 2018 में इतने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। और फर्स्ट रैंक को जो टॉपर था उस ईयर का, उसको 336 मार्क्स मिला था। 336 मार्क्स मिला था। उसके बाद 2019 की बात करें तो 48,827 स्टूडेंट्स अभी एनरोल किया था, फॉर्म फिल किया था। उसमें से अपेयर हुए थे 40,647, 4,119 स्टूडेंट्स ने उसको क्वालिफाई किया, मतलब कि 10.13% स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। और जो फर्स्ट रैंक था वो था 302 मार्क्स। 2020 की बात करें तो 15,747 अपियर हुए, 48,360। उसमें से क्वालिफाइड स्टूडेंट से 4,913, मतलब कि 10.16% स्टूडेंट्स पास हुए। और फर्स्ट रैंक का स्कोर था 315। उसके बाद 2021 की बात करते हैं। 47,942 उसमें से अपेयर हुए स्टूडेंट्स है 45,504, 4,447 स्टूडेंट्स उसमें से क्वालिफाई किया, मतलब कि 9.77% स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। और जीपेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर था इस साल का। 2021 में सबसे हाईएस्ट स्कोर आया है जीपेट का, 359 था टॉपर का। 359 से अभी तक कोई भी स्टूडेंट्स आगे नहीं गया। हाईएस्ट स्कोर है जीपेट का अब तक का 359। उसके बाद बात करेंगे 2022 की। अभी की रिसेंटली बात करें तो 53,302 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, फॉर्म फिलअप किए थे। 15,508 स्टूडेंट्स ने क्या किया? अपियर हुए स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिया। लेकिन इस बार एनटीए ने क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कितने हुए वो रिकॉर्ड इस बार उन लोगों ने नहीं दिया है। तो हम मान के चलते हैं कि 10% एवरी ईयर 10% होते, तो 10% ही हुआ होगा। तो 5,000 के अराउंड कुछ स्टूडेंट्स पास हुए होंगे। टॉपर मार्क्स की बात करें तो इस बार वापस से नीचे आ गया, 316 हो गया इस बार। तो हम 2018 से लेकर 2022 तक देखें तो एवरी ईयर, मतलब कि 10% स्टूडेंट्स, देखिए 10% स्टूडेंट्स एवरी ईयर एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं। क्या इतना टफ है जीपेट एग्ज़ाम? क्या इतना टफ है एग्ज़ाम? जी नहीं, इतना टफ तो नहीं है एग्ज़ाम। जीपेट एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है। उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम क्वेश्चंस आएंगे। कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है वो क्लियर कर जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ डेटा। तो और हम देखें कि कितने थे फर्स्ट रैंक। देखे 336, 302, 315, ये टॉपर्स रैंक रहे हैं। मतलब कि 500 में आउट ऑफ 500 नहीं लाना है आपको टॉप 10 में भी आने के लिए। टॉप 10 में आने के लिए आपको कितना चाहिए? टॉप 10 में आने के लिए आपको कितना चाहिए? 300 मार्क्स के आसपास चाहिए। ठीक है, 300 मार्क्स के आसपास चाहिए आपको। 300 मार्क्स लाने के लिए आपको कितना क्वेश्चन? 100% एक्यूरेसी से अगर आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके 300 मार्क्स आ जाते हैं। मतलब कि आउट ऑफ 125 क्वेश्चन आपको ओनली 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी में। तो आप 300 क्वेश्चन मतलब कि टॉप 10 रैंक में आ जाओगे। ठीक है, टॉप 10 रैंक में आ जाओगे आप। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, सब तो टॉप 10 रैंक में नहीं आएंगे कि हाँ हमको क्वालिफाई करना है, हमको सिर्फ जीपेट क्वालिफाई करना है। तो उनके लिए बात करेंगे तो हमारे पास कट ऑफ मार्क्स हैं। कट ऑफ मार्क्स हैं हमारे पास लास्ट 6 ईयर्स के हैं। 2017 की बात करेंगे। 2017 की बात करूँ
तो 130 क्वेश्चन, मतलब कि 2017 में इतना अवेयरनेस नहीं था जीपेट के लिए, ज़्यादातर बच्चे नहीं थे बेफाम में। तो 113 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के थे। EWS तब नहीं आया था, EWS आया आपका 2020 से। तो OBC और अनरिजर्व कैटेगरी का सेम मार्क्स था 113। उसके बाद SC ST और PH के लिए भी सेम मार्क्स रहे थे 82। 2018 की बात करें तो 137। उसके बाद OBC भी 137 पे था, SC का 98, ST का 67 और PH का 109 गया था। ठीक है, कट ऑफ। 2019 की बात करें तो उसके बाद हर बार इंक्रीज होता हुआ आया है कट ऑफ। 137 के बाद 2019 में 141 चला गया कट ऑफ अनरिजर्व का। उसके बाद OBC की बात करें तो 117 गया OBC का। उसके बाद SC का 95, ST का 74 और PH के लिए सबको, जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था, जो भी एग्ज़ाम दिए थे, वो सब क्वालिफाई थे। 2020 की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 163 तक चला गया, मतलब कि आपका इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर कट ऑफ। 163 तक चला गया। EWS उस टाइम फर्स्ट टाइम आया था, मतलब कि उस टाइम लोगों को नहीं पता था EWS से भरना है। तो क्या किया, कम लोगों ने भरा था इसलिए 104 मार्क्स रहा। OBC का 131 रहा, SC का 103 रहा, ST का 76 और PH के ऑल स्टूडेंट्स। और 2021 की बात करें तो अब तक जीपेट हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा आने वाला कट ऑफ 2021 है। 2021 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ आया था जीपेट का हिस्ट्री का। ठीक है, 186 तक चला गया था जनरल का, 155, 152 OBC के लिए, EWS का 155, SC का 114, ST का 87 और PH के ऑल कैंडिडेट्स थे। मतलब कि 2021 में 186 तक गया था सबसे ज़्यादा कट ऑफ। उसके बाद 2022 से पहले जैसे वापस कम हो गया था कट ऑफ। 148 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS के लिए 122, OBC के लिए 120, SC के लिए 94 आया था और ST के लिए 75 आया इस रिसेंटली ईयर के बात करें तो। और PH के लिए ऑल कैंडिडेट्स को उन लोगों ने दिया था। ठीक है, तो ये था कट ऑफ। अब हमने देखा कि 186 मार्क्स हाईएस्ट कट ऑफ 186 मार्क्स है। तो आप मान के चलो कि 186 मार्क्स आपको लाना है। आप मान के चलो कि 186 मार्क्स करना है आपको। ठीक है, मतलब 186 अगर हम अराउंड ले ले तो 180 मार्क्स हमको चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, तो आपको कितने अटेम्प्ट करके आने हैं? अगर आप 45 अटेम्प्ट करके आओगे तो कितना होगा? 180 होगा। 45 क्वेश्चंस आपको करेक्ट अटेम्प्ट करके आने हैं 100% एक्यूरेसी से, तब आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, कितना? 125 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चंस नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? और SC ST OBC वो सबके लिए तो इजी हो जाता है, उनको इससे भी कम करना होता है। ठीक है, तो हम, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता, कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होता कि पूरा मतलब कि 100% एक्यूरेसी के साथ जाएगा। टॉपर भी शायद 100 एक्यूरेसी के साथ नहीं जाते होंगे। ठीक है, तो ये था, आपको क्या करना है। तो 100 एक्यूरेसी के साथ शायद कोई नहीं जा सकता। आगे स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आइए अब बात करते कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करेंगे। फार्माकोलॉजी का और मेडिसिनल केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो पैरेलल जाइएगा। फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने को पैरेलल जाएगा। उसको एक पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे ऐसे नहीं, दोनों को साथ में लेके चलिएगा। अगर फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ना है तो फार्माकोलॉजी की बात करें तो आपकी KD त्रिपाठी हो गई, देख के ही समझ में आती होगी आपको बुक्स। रंग एंड डेल हो गई फार्माकोलॉजी के लिए। मेडिसिनल केमिस्ट्री के आपके लिए फोय प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री है। उसके बाद भी अलगार सामी है। ये
फार्माकोलॉजिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। उसके बाद बात करें फार्मास्यूटिक्स की, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए आपको लिबरमैन एंड लेकमैन इज़ द बेस्ट बुक है। लिबरमैन और लेकमैन बेस्ट बुक है। रेमिंगटन भी एक अच्छी बुक है। फार्मास्यूटिक्स के लिए आप इसमें से जा सकते हो। और बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए ब्रह्मांडकर आप अच्छे DM ब्रह्मांडकर वाली बुक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मास्यूटिक्स के लिए सारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी लेकमैन एंड लिबरमैन बहुत ही अच्छी बुक है, वो आप कर सकते हैं। फार्माकोग्नोसी की एक ही बुक है, सिके कोकाटे सबसे बढ़िया बुक जो मानी जाती है, वो सिके कोकाटे एक ही बुक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कई बुक है, लेकिन बेस्ट बुक की बात करो तो GR चटवाल, आपको लैंग्वेज ईजी होगा समझने में। GR चटवाल आप जा सकते हैं। GR चटवाल के साथ बायो केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी आप बायो केमिस्ट्री की यू सत्यनारायण से पढ़ सकते हैं। यू सत्यनारायण, वो उस बुक से आप पढ़ सकते हैं बायो केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो। उसके बाद आगे बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी आप NK जैन के साथ जा सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेम थे, मतलब ये आपका जब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया है आप भाल एंड भाल का यूज़ करते आए हैं, तो भाल एंड भाल के साथ जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो पूरा इजी रहेगा। HAP ह्यूमन एनाटॉमी की बात करूँ तो दूसरा बुक्स, अगर आपको टोरटोरा समझ में आता है तो अच्छी बात है, टोरटोरा समझ आता है तो अच्छी बात है, लेकिन रोज एंड विल्सन अच्छा बुक है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए रोज एंड विल्सन इज द बेस्ट बुक। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ बुक। और एक बुक है जीपेट बुक्स, मतलब कि जीपेट के लिए एक स्पेशली बुक्स बनाया गया है, पियर्सन का है बुक है। ठीक है, कंपेनियन कंप्लीट कंपेनियन फॉर जीपेट पियर्सन का बुक है, वो भी एक अच्छा बुक है। वो भी अच्छे से आप प्रिपेयर किया जा सकते हैं, वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इनामदार करके बुक आते हैं, जीपेट और कंपेनियन इनामदार का कैसे बुक, ये दोनों बुक है, वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं जीपेट के लिए। खास करके जिप ए बुक्स में उन लोगों को प्रिपेयर करता हूँ कि जो लोग अभी लास्ट ईयर में हैं, मतलब कि जो अभी लास्ट ईयर में। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी आ गई, लास्ट ईयर की स्ट्रेटजी। लास्ट ईयर के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, तो लास्ट ईयर के स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आपने अब तक फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक आने के लिए बहुत कुछ पढ़ा है, सब पढ़ के आए हैं। कुछ किसी ने रट्टा मार के एग्ज़ाम्स पास किए हैं, सब कुछ किया है, सब हुआ है। ठीक है, स्ट्रेटजी की एक कॉमन बात करूँ सभी के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर लास्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, लेकिन एक कॉमन बात मैं करूँ आपको स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी क्या है आपकी कि आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आपकी नज़र इधर जा रही है, मेरे को पता है, स्टडी टिप्स पे, तो सही है कि डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाइए, एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि मैं जीपेट क्वालिफाई कर लेता लेकिन मेरे घर में ए है, ए नहीं हो पाया, लाइक जनरल्स लिखनी है। कुछ ना कुछ बहाने ना बनाए कि कल से पढ़ाई करूँगे, कल से पढ़ाई करेंगे, आज नहीं करेंगे, अभी तो टाइम है, हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं करना है। स्टार्ट ईयरली, मतलब कि आज हमने सोचा है जीपेट हमको क्रैक करना है, आज से स्टार्ट कीजिए ईयरली, आज से स्टार्ट कीजिए। आज सोचा है आज ही स्टार्ट कीजिए, कल के भरोसे पे मत रहिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। रिवर्स योर सेल्फ आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। अभी से स्टार्ट, एक्सक्लूसिव मत दीजिए, एक्सक्यूज़ मत दीजिए, जल्दी स्टार्ट कीजिए और उसका आपको परिणाम, एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो लास्ट ईयर के लिए स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी की बात मैं करूँ तो उन लोगों को क्या करना है कि अभी टाइम बहुत कम है आपके पास लास्ट ईयर का जीपेट क्रैक करने के लिए, लेकिन जो भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट से जाना है, ये जीपेट वाली जो भी मैंने बुक्स बताई है पियर्सन या इनामदार, अब वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं पूरा, उस पर उसमें पढ़ के जाए, उसमें जो जो कौन टॉपिक्स दिए हैं, अगर आपको लगते हैं कि ये वाली मैंने जो बुक सजेस्ट किए उसमें अच्छे दिए होंगे, तो आप उसमें से कुछ टॉपिक्स, मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसमें से भी पढ़ के जाइए। और ज़्यादातर क्या कीजिए कि टेबल बना, जो टेबल दी हो उसमें, वो टेबल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और कुछ कुछ एप्लीकेशन, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशंस होती है
कुछ कुछ मतलब कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो जिसकी एप्लीकेशन में क्या होता है कि टेस्ट सीरीज़ होती है, वो टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कीजिए। आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो आपको उस पे से समझ आएगा कि क्या है कैसा होता है सब कुछ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अगर जीपेट जिन लोगों को क्वालिफाई करना है लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, तभी आप इधर तक आए हैं वीडियो में। तो लास्ट ईयर को क्या करना है, सबसे पहले लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पर आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा उसका क्या क्या मेथड है, मतलब कैसे पेपर निकालता है जीपेट एनटीए वाला, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट 5 ईयर्स का पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, आपको सवाल होगा। आपको कभी कहीं से भी मिल जाएंगे, आजकल इंटरनेट पर सभी अवेलेबल रहते हैं, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। कुछ कुछ एप्लीकेशंस मैंने बताए, मतलब कि एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ पर भी आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा देगा। इस बुक के साथ क्या कीजिए लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, इस बुक्स के साथ जाइए, एमसीक्यू बने उतने सॉल्व कीजिए, एग्जाम्स मतलब कि टेस्ट सीरीज दीजिए। और अगर कहीं कुछ मटेरियल्स आपको अच्छे लगते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तभी वो बाई कीजिएगा, और मनी वेस्ट मत कीजिएगा। और ये सभी पढ़ने के बाद मतलब कि एक बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्ज़ाम, जीपेट के 1 महीना बाकी है एग्ज़ाम से, तब ये पढ़ाई पूरी बंद कीजिए। आपने जितना पढ़ा है सबको अच्छे से रिवाइज कीजिए, मतलब कि जितने भी अच्छे से आपने रिवाइज किया होगा आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। पूरा रिवाइज करके जाना है, बिना रिवाइज करे कुछ कुछ नहीं होता। रिवीजन इज़ द मस्ट इम्पोर्टेंट इन द एग्ज़ाम। ओके, लास्ट ईयर की यही स्ट्रेटजी रहेगी कि उनको सब पढ़ना है, मतलब कि अच्छे से। ये सभी जो कंपेनियन के जीपेट की जो बुक्स आती है वही पढ़ के जाइए अच्छे से, वही मटेरियल वाली बुक्स पढ़ के जाइए। एग्ज़ाम से मतलब कि टेस्ट सीरीज दीजिए। और आपका जो लास्ट ये सेम में अभी 7 सेम 8 सेम में हो, वो लोग को 7 सेम मतलब कि 6 सेम आपका अभी ख़त्म हुआ, तो वो तो आपको माइंड में होगा ही। अभी आपका एग्ज़ाम दे के आए हैं 6 सेम का, 7 सेम का अभी जो आ रहा है वो टॉपिक्स पे भी ध्यान दीजिए। वो तो आप पढ़ना है डेली 6 सेम का जो है वो। लेकिन जो सेकंड ईयर मतलब कि 3rd सेम और 4th सेम का जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्माकोलॉजी होगा वो आपको याद नहीं होगा, वो उसको आप स्टार्ट कीजिए, रिवाइज कीजिए। और सबसे पहली बात कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे। आप पूछोगे कि स्टार्ट किधर से करना है, तो स्टार्ट वहाँ से कीजिए जहाँ पे आपको क्या होता है कि आपको जिसमें रुचि है। आया शब्द मैंने बोला था, पहली ही स्लाइड में बोला था रुचि आएगा शब्द, तो इसलिए मैंने अनुवाद किया था स्नातक फार्मेसी रुचि परीक्षा, मतलब कि आपको रुचि है तो ही आप एग्ज़ाम दीजिए। मेरा फ्रेंड दे रहा है तो मैं एग्ज़ाम दूंगा, ऐसा कभी मत कीजिए। आपको रुचि है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। वो सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना है पढ़ाई, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स मेरे को अच्छा लगता है, स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से स्टार्ट कीजिए, जो टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं वहाँ से स्टार्ट करके 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 धीरे धीरे जाना है, ठीक है। और एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपको मैंने आगे बताया, फिर से चलते हैं वहाँ पे। एग्ज़ाम पैटर्न इधर आपके 38 क्वेश्चंस आएंगे स्टैटिस्टिक्स से। अगर आपका स्टैटिस्टिक्स अच्छा है और केमिस्ट्री अच्छा है तो आपके लिए ईजी है। पूरा अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पूरा स्टैटिस्टिक्स और केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कीजिए। फार्माकोलॉजी फार्माकोग्नोसी अदर सब्जेक्ट्स कुछ भी नहीं करना है आपको, फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से अच्छे से करके जाना है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा करना है इसके अलावा तो फार्माकोलॉजी के सभी क्लासिफिकेशन अच्छे से करके जाइए। तो इधर आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं, 8 और 8 16 होता है, 3 और 3 6 7 76 क्वेश्चंस बनता है, 152 और 152 मार्क्स। अगर आपने ये 76 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो क्या होगा, क्या होगा, आप टॉपर बन जाएंगे, 304 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये करके जाने हैं आपको अच्छे से। कोग्नोसी पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि कोग्नोसी सिर्फ 10 मार्क्स का आता है। अगर कोग्नोसी ज़्यादातर स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं होता, कोग्नोसी पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ
10 क्वेश्चंस आते हैं तो वो मत कीजिए। फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ जाइए। अगर आपका कोलॉजी अच्छा है तो कोलॉजी के साथ जाए। मतलब इन 3 सब्जेक्ट्स में आपका जो भी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं वो 2 सब्जेक्ट्स पकड़ के चलिए। लाइक फार्मास्यूटिक्स हो गया और फार्मा के, और जो सब्जेक्ट आप छोड़ रहे हो तो वो उसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी पकड़ के रखिए। उसके कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप कर लीजिए। ठीक है, मतलब कि अभी 38, मतलब स्यूटिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से कोई एक ले लेंगे। आपका अच्छा क्वेश्चन तो 38 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 28 आपका कॉलेज अच्छा है तो कॉलेज की बात करेंगे तो 16 और क्या होगा इधर 66 क्वेश्चन आपके राइट हो गए। तो आपको कितने आएंगे, कितना आएगा आपका 264, और दूसरा कुछ आपने अटेम्प्ट किया तो अच्छा। तो इतना मार्क्स, मतलब कि आप क्वालिफाई तो हो रहे हो, इजीली इजीली क्वालिफाई हो रहे हो। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो ए स्ट्रेटजी से आपको जाना है। तो ए थी लास्ट ईयर के लिए स्ट्रेटजी। अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से डोंट मेक एक्सक्लूसिव, वो सब फ़ोन सब छोड़ दीजिए। अच्छे से जितना भी टाइम मिले यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से लास्ट ईयर को। अभी जो लास्ट ईयर में आपको जीपेट क्वालिफाई करना है, मन में ठान लीजिए कि मुझे जीपेट क्वालिफाई करना है। यही रखिए कि मुझे जीपेट क्वालिफाई करना है, मैं आगे बढ़ूंगा बढ़ूंगा ही। ठीक है, 2023 के जब स्कोर कार्ड आएगा उसमें आपके स्कोर कार्ड में क्वालिफाई लिखा होना चाहिए। ये मन में ठान लीजिए, आप क्वालिफाई होंगे। अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कीजिए, टेस्ट सीरीज अच्छे से दीजिए, और एक मंथ में पूरा रिवाइज कीजिए। जितना भी पढ़ा है पूरा रिवाइज कीजिए। कॉन्सेप्चुअल बेस पे ही क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को क्या करना है। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को अभी रिसेंटली आपका सेकंड ईयर ख़त्म हुआ है। थर्ड ईयर में जो जो आप पढ़ोगे उसको साथ में पढ़ते पढ़ते आप नोट्स बनाते जाइए। सब नोट्स बनानी है, और एवरी डे आप थोड़ा टाइम प्रीवियस सेमिस्टर्स को दीजिए। मतलब कि फर्स्ट सेकंड ईयर को आप उसका भी थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो भी है उसका नोट्स बनाते जाइए। आपको जो बुक अच्छा मैंने बताया वो सजेस्ट किए, वो बुक्स अच्छे लगते हैं वो, और उसके साथ साथ अभी से आप क्वेश्चन मतलब कि टेस्ट सीरीज देते जाइए। ठीक है, ऐसे कीजिए। और सिलेबस के साथ साथ जाइए। मतलब कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन तो करेंगे ही 5th और 6th सेम के लिए, थर्ड ईयर के लिए। तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके लिए जीपेट के नोट्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं, और टेस्ट सीरीज आपको देते रहना है। और जो रोज बरोज आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं वो सब करना है। पेपर सॉल्यूशन आप भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं अभी से, तो आपको भी वही समझ में आएगा क्या क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको थर्ड ईयर को जाना है। सेकंड ईयर की बात करूँ तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सेकंड थर्ड ईयर से आते हैं। सेकंड थर्ड ईयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड ईयर तो अभी आपका स्टार्ट हुआ होगा, थर्ड सेम मतलब कि आपको फार्माकोलॉजी 1, मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 वो सब फोर्थ सेम में आएगा। सो उसकी अच्छे से नोट बना के जानी है। उसकी अच्छे से नोट्स बना के अभी से नोट्स बनानी है आपको। उस पर पूरा रोज़ रिवाइज करना है। जो जो आपने नोट्स बनाए रोज़ रिवाइज कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज करना है सेकंड ईयर को, वो थर्ड सेम से ही डेली। और वो पूरा पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। वो नोट्स ही आपको लास्ट ईयर में जब आए तब वो पूरी नोट्स वही प्रिपेयर करनी है, वही करना है, और टेस्ट सीरीज देते जाना है लास्ट ईयर में आने। अभी टेस्ट सीरीज मत देना सेकंड ईयर वालों। अभी आपको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना है, सब कुछ करना है, तो आप जीपेट क्वालिफाई इजीली कर जाओगे। मतलब कि आपको पूरा डिटेल में आप थियरी के लिए पढ़ोगे तो उसमें बीच बीच में जो जो टॉपिक आपको लगे कि एमसीक्यू बन सकता है, इधर से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो वो टॉपिक्स आप मतलब कि नोट कर लीजिए, वो टॉपिक्स की नोट्स बना लीजिए। ठीक है, फिर से एक बार, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, स्टार्ट ईयरली, रिवॉर्ड योर सेल्फ आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो क्या करना है, फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करना है पढ़ाई में। हाँ, वीडियोस देखो, लेकिन इसके लिए देखो कि कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, उसके लिए वीडियोस ज़रूर देखो, उसके लिए ना नहीं है। लेकिन फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, अच्छे से अच्छे टाइम देना है जीपेट को, और जीपेट क्वालिफाई करके आना है। ठीक है,
तो इस पे एक पंक्ति कहूँगा मैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना उखड़ता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। डुबक्या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपको हिम्मत करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, डट के पढ़ाई करनी है कि इस बार जीपेट क्वालिफाई करके ही रहेंगे। वो जो 10% क्वालिफाई होते हैं उस 10% में आकर ही रहेंगे। हिम्मत करो, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपका गोल होना चाहिए जीपेट 2023 आपका गोल होना चाहिए। ज़रूर आप क्वालिफाई करोगे इस साल जीपेट 2023। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से सब कीजिए, अच्छे से टेस्ट दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।